अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, सियासत में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी गर्मा गर्मी है जो कि बदस्तूर पिछले कई अरसे से जारी है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए बेशुमार चैलेंजेस हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इजलास से खिताब भी किया, कैबिनेट इजलास से पहली बार उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो चैलेंजेस हैं उनको दरपेश उसका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जहाँ पर मुश्किलात हैं हल भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द इन पर काबू पाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज के साथ साथ जो बड़ा चैलेंज है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में जाने से बाद आज तीसरा जलसा करने जा रही है लाहौर में, और ये कहा जा रहा है कि तारीखी जलसा होगा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि इमरान खान का लाहौर में अगर वो बहुत बड़ा जलसा भी कर लेते हैं तो सियासत में क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्योंकि इससे पहले भी जो 2 जलसे किए उन्होंने पेशावर में, कराची में, हमने देखा कि काफ़ी मोबिलाइज थे लोग, काफ़ी बड़ा क्राउड इकट्ठा करने वो कामयाब हो गए हैं। अब लाहौर जलसा क्या नई जो सियासत है उसका रुख तब्दील कर देगा? क्या हो सकता है, इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर में इस वक्त माहौल कैसा है, कैसी गर्मा गर्मी है, कब साबिक वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचेंगे, उनसे ज़रा डिटेल्स लेंगे। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट भी हैं प्रोग्राम में, हमें आपने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब आपके वक्त का भी। लेकिन सर इदरीस शेख के पास पहले जाएंगे। इदरीस, लाहौर में आप मौजूद हैं, ज़रा बताएं कि कैसा माहौल है, कैसी गर्मा गर्मी है, क्या कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं और आपको क्या लगता है पेशावर और कराची से बड़ा जलसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासत की बात की जाए तो 2011 में जो उनकी सियासत का एक टर्निंग पॉइंट हुआ था वो भी लाहौर था, जिसको कि पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। और कोई भी सियासी जमात जो है वो लाहौर में अपनी पावर शो किए बगैर जो है वो मुल्की सतह पर उभर कर नहीं आती। इसलिए लाहौर में जलसा करना हर एक पार्टी के लिए बड़ा ही अहम होता है और ये बहुत बड़ा टास्क भी होता है मुकामी जो क़यादत की जानिब से। तो इस सिलसिले में आज जो तहरीक इंसाफ का लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है, बड़ा पावर शो दिखाया जा रहा है ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। तो इस सिलसिले में तैयारियां तो जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते से जारी थी। गुज़िश्ता रात को भी जो मुकामी सारी लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उसकी जानिब से फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, काफी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं जो जलसा गाह है। अब ये जलसा गाह के बारे में आपको ये बताते चले कि ग्रेटर इकबाल पार्क अब जो है ये बहुत बड़ा पार्क हो चुका है। साबिक शहबाज शरीफ के दौर में इसको जो वुसअत दी गई थी उसके हवाले से जब जो मीनारे पाकिस्तान जिस जगह पे है वहां पर आजादी इंटरचेंज, ये वो तमाम जगह है जिसको जलसा गाह जो है वो करार दिया गया है। इसके अकब वाली जो जगह है जो कि लारी अड्डे वाली साइड पर आती है ग्रेटर इकबाल पार्क का, वो जलसा गाह का हिस्सा नहीं है। तो इस सिलसिले में तमाम तरह जो है मुख्तलिफ पंडाल बनाए गए हैं और कारकुनान जो है अभी इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में एक बात का खास तौर पर जिक्र करते चले कि पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, उसकी जानिब से कारकुनों को रोकने की भी जो है वो इसमें देखें इदरीस, इसकी कराची अपना लाहौर के मीनार पाकिस्तान के जलसे की एक और बड़ी खुसूसियत है। इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये ब्रेक और मेक और ब्रेक भी करता है। अभी आपको याद है कि पीडीएम का जलसा था, मरियम नवाज साहबा गई थी वहाँ पे और जलसा इतना अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई वो एक यार्ड स्टिक था, एक पैमाना था कि हुकूमत गिरेगी कि नहीं गिरी। हुकूमत नहीं गिरी और जलसे के बारे में आज भी इंडिपेंडेंट लोग भी और उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि वो जलसा अच्छा नहीं था, बस मामूली था। मेरा सवाल आपसे है कि अब कराची और लाहौर के जलसे के बारे में इंडिपेंडेंटली लोग कह रहे हैं कि इससे बड़े जलसे पहले कभी नहीं हुए। लाहौर के जलसे में अब लोग कह रहे हैं कि जी ये 2011 के जलसे से बड़ा जलसा होगा और ये एक नई सियासत को तरफ लेके जाएगा, एक वो ओपिनियन देना शुरू करेगा कि लोग मजबूर होंगे कि जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएं। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो ये 2011 से बड़ा भी जलसा हो सकता है? शम्स, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। उसकी वजह है जैसे भी आपने पीडीएम का वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो जलसा था उसका भी आपने जिक्र किया, तो इस सिलसिले में लाहौर जो कि है, लाहौर में हमेशा से अक्सरियत से मुंतखब होते रहे हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस एमपीएस। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि अगर इस सिलसिले में सिर्फ लाहौर के एमएनएस एमपीएस चाहते तो पीडीएम का जो वो जलसा था पूरी की पूरी जलसा का पूरा ग्रेटर इकबाल पार्क को भरा जा सकता है, जिसको शायद अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से वो नहीं भरा गया और उसको बेहतर तरीके से मुस्लिम लीग नून जो कि लाहौर की मेजबानी भी करना समझती है, इस सिलसिले में वो उसको कैश नहीं करवा सकी। लेकिन इमरान खान जो है और खासतौर पर जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आए हैं उसके बाद के उनके तमाम जो जलसे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। और इस सिलसिले में लाहौर का जो आज का जलसा है ये 2011 के जलसे से
बड़ा जलसा होने 2011 के जलसे का ये जलसा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, हमें कुछ डिटेल्स दे रहे थे लाहौर जलसे से। हारिस नवाज साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो इमरान खान साहब ने भी कल कहा कि हकीकी आज़ादी की जंग की तहरीक का आगाज करेंगे हम मीनारे पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है सर, अगर बड़ा जलसा कर लेते हैं इमरान खान साहब तो सियासत में क्या कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? सोनिया, एक बात है कि बिल्कुल अगर ये लाहौर का जो एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, कि क्योंकि जब कराची में जलसा था तो आपने देखा कि लाहौर लिबर्टी चौक में मेरे ख्याल में जितने अवाम जमा हुए हुए थे, स्क्रीन लगाई हुई थी। अगर आप उसी को लें तो ये उम्मीद है कि लेट्स का बहुत बड़ा होगा। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है कुछ कोशिश कर रही है कि बसें जो आनी थी उनको बस मालकान को कह रहे हैं कि आप ना लेकर आओ, उनको मना कर दिया, बसें घरों में बंद, रुकावटें डाल दी। अब हुकूमत को पॉजिटिव रखना चाहिए, ये इस तरीके से जमहूरियत नहीं होती है। नंबर 2 है, अगर ये जलसा उस तरह का होता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इट विल हैव अ ट्रेमेंडस प्रेशर नॉट ओनली ऑन आपकी ये हुकूमत जो नई बनी है इसके ऊपर, बल्कि आई वुड से कि बाकी अदारों के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि कहीं खुदा ना खास्ता कि इससे ज़्यादा हालात ख़राब हों, कहीं तसादम की तरफ जा रहे हों। मुल्क की जो मुतहद कई अदारे हैं जो बिल्कुल सिर्फ मुल्क के लिए सोचते हैं, वो भी सोचने में मजबूर हो जाए कि ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जल्दी से जल्दी जनरल इलेक्शन करा दिए जाए और आवाम को मौका दिया जाए कि वो किसको अपना मैंडेट देते हैं और वो हुकूमत स्टेबल आके 5 साल की हुकूमत करे और पाकिस्तान को इन मुश्किल इकनॉमिक हालात से निकाल सके। आई थिंक ये पाकिस्तान की रेसिपी भी है और यही पाकिस्तान की सोचना चाहिए, क्योंकि ये देखें ये हुकूमत जो है इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये आपने रोजाना देखे, कभी एक मिनिस्टर नाराज हो रहा है, कभी दूसरा नाराज हो रहा है, कभी अख्तर मिंगल को आज मिजाते नहीं है, तारिक फातमी को चेंज कर दिया। ये वजारतों के जो इख्तलाफात हैं इस पर भी आएंगे, लेकिन एहतशाम साहब क्विकली अगर आप जरा कमेंट कर लें, ये लाहौर का जो जलसा है आपको लगता है, जैसे हारिस नवाज साहब ने भी बात की कि इदारों पर भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए, सूरत हाल ऐसी बन सकेगी? इसके बाद अभी आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है, तो अब तक जो तब्दीली आई है वो तो हम ये देख रहे हैं कि ECL से नाम हटाए जा रहे हैं। जो थे लोग पहले PMLN के, पीपल्स पार्टी के या फजल रहमान के या कोई और मौजूदा यानी जो गवर्नमेंट चली गई है इमरान खान साहब की, उन लोगों के नाम आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम जो है ना वो हटा दिया गया। इस तरह तेज़ी के साथ कहा जा रहा है कि नए लोगों के नाम आएंगे जिनका ताल्लुक PTI से है और पुराने लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। ये तब्दील तो आ गई। अभी जिस तरह हारिस नवाज साहब भी बात कर रहे हैं, सुनिए देखें सब हलकों में आज बात हो रही है, कल से बात हो रही है कि भाई लाहौर का जलसा जो है ना वो फ्यूचर का ट्रेंड बताएगा। किस हवाले से? अर्ली इलेक्शन के हवाले से। 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो हुकूमत में आने के बाद हुकूमत को अपनी मुश्किलात का अंदाज़ा हो गया। अभी मिफ्ता इस्माइल को सुने, बाकी लोगों को सुने तो वो कहते हैं ऑल इज़ नॉट वेल, बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में इनके लिए 27 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं सऊदी अरब, बड़ा अहम दौरा है। ट्रेडिशनली मैं कहूँगा इमरान खान से ज़्यादा इन लोगों के ताल्लुकात सऊदियों के साथ, UAE के साथ बड़े अच्छे रहे हैं। अब वो क्या इस तब्दीली से हमें नहीं पता कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। वो नाराज़ तो हुए थे, आपको याद हो जो कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर में होनी थी, नहीं गए थे। और फिर आपको याद होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया था कि नहीं हम आप अपनी एक OIC नहीं बना लेंगे, इस तरह की बात थी। MBS बड़े नाराज़ हुए थे, आपको याद है $2 बिलियन वापस भी मांगा गया था, 1 बिलियन ले लिया था, 1 बिलियन रुक गया था। अब देखना है कि इनके साथ इनकी सिनर्जी क्या बनती है, इनकी ताल्लुकात कैसे होते हैं, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा एक्टिव प्लेयर है हमारी OIC में नहीं, OIC से बाहर भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से, वेस्ट के हवाले से उनका एक रोल है, एक इन्फ्लुएंस है। अगर वहाँ पे मामला ठीक कर लेते हैं तो शायद इनके लिए आगे गाड़ी चलाना आसान होगा। लेकिन कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि ये जो बात हो रही है ना कि अर्ली इलेक्शन ही सोल्यूशन है, क्योंकि अदारे भी ये सोच रहे हैं, जिस तरह दबाव सब पे आ चुका है कि जी ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के लिए। जिस तरह अदलिया पे भी आप देख लें, बड़ा वाज़ेह तौर पे भी लोग बात कर रहे हैं, उन पर भी दबाव है, गलत या सही तो छोड़ें, क्रिटिसिज्म तो हो सकता है उनके फैसलों पे। उसके बाद से लग रहा है हल क्या है? हल यही है कि जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन अब बेस्ट इंटरेस्ट है, जो लोग आके बैठ गए एकदम से, माजरत के साथ हमारे यहाँ ब्रिगेड साहब यही होता है कि जो आते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि अपनी जेब कैसे भरनी है, अपना पेट कैसे भरना है, आपको कैसे नवाजना है, मुझे कैसे नवाजना है। ये कल्चर हमारे मुल्क पे है ही है। इससे जानते हुए कि जी ख़जाना खाली है, बुरे हालात हैं, डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल बनी है, लेकिन वो कहते हैं अपनी जेब भर लें। तो अब देख लें, कहा गया था 15 बंदों की कैबिनेट होगी, 36 बंदों की कैबिनेट बन गई है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, डिलीवर नहीं कर सकते, मुश्किलात अपनी है।
अब अगला ये जो आज का जलसा अगर बहुत तकड़ा हो जाता है तो सही। बड़ा सीरियस दबाव में लिया जाएगा, सब अदारों को अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। सही। हारिस नवाज साहब, अभी नई काबीना का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन वजारतों की तकसीम पर इत्तेहादी नाखुश हैं, अभी से झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, बिलावल लंदन पहुंच गए हैं, तो क्या सिनारियो देख रहे हैं आप? जिस तरह से अभी बात कर रहे थे, तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिए, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें मुआविन खुसूसी बराए खारजा तैनात किया गया, एहसान मज़ारी से भी वजारत वापस ले ली गई है, तो ये वजारतों के झगड़े, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। खुश कर पाएंगे, मना पाएंगे शहबाज शरीफ साहब? सोनिया, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एहतशाम साहब बातचीत करें, जो बंदरबांट हो रही है ये एक नेचुरल इत्तेहाद, अननेचुरल इत्तेहाद है। हाँ। जो कभी भी नहीं चल सकता। देखें, इसमें दो मेजर पार्टीज हैं। नंबर 1 PMLN, उनके को 80-85 सीट्स हैं, और पीपल्स पार्टी 55 सीट्स हैं। दे और दोनों का नजरिया फर्क है। दोनों ने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। यू थिंक वो मिलकर करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी ने जो मेन चीजें मांगी, जिसके लिए मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो इंग्लैंड भी गए हैं। नंबर 1, वो गवर्नर पंजाब उनसे प्रॉमिस किया गया था, वो उस पर कोई रखना डाला जा रहा है। नंबर 2, चेयरमैन सेनेट के लिए इसाक डार को अभी बीच में लेकर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी आ रहे हैं, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के भी प्रेसिडेंट है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इस हुकूमत का कोई पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस को निकालने का कोई आइडिया नहीं। इनका सिर्फ 2-3 काम है जिसके लिए ये आए हैं। नंबर 1, अपने केसेस को जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन करें, सॉर्ट आउट करें, मुश्किलात से निकालें। नंबर 2, इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये EVM को ख़त्म करें, ओवरसीज पाकिस्तान के वोट ख़त्म करें। ये 2-3 इनको, और ECL के कुछ को निकाल के वापस भेज दें, रेलेवेंट करें, और नैब को जितना ही रेलेवेंट कर दें। साथ एक और चीज़ है, देखें, ECL से आप ऐसे नहीं निकाल सकते। ECL से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, मिसाल के तौर पे अगर नैब ने डाला हुआ है या FIA ने डाला हुआ है, they have to get comments from those respective organizations। यह कोई निज़ाम शक्की की हुकूमत थोड़ी है कि आपने कैबिनेट मीटिंग ये निकाल दिया। सी द रिकमेंडेशन व्हाट दे हैव, इनके खिलाफ क्या क्राइम्स है, क्या इसमें रिकमेंडेशन है, देन द कैबिनेट डिसाइड। खाली कैबिनेट हवा में तो ऐसे एक्शन नहीं करती है जो ये कर रही है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में देखनी है, हमें समझना है कि और सेकंड ये है कि इस वक्त जिस तरीके से ग्राफ जा रहा है PTI का, और उसी तरीके से ग्राफ 1-2 महीने के बाद देखेंगे इस हुकूमत का चल नीचे जाता जाएगा। जो इस वक्त अदर वे राउंड, अगर 4 महीने पहले, इससे पहले रहने देते PTI को, तो उनका ग्राफ डाउन जा रहा था, तो इन्होंने खुद ब खुद एक उनको फायदा पहुंचा दिया। हारिस साहब, माजर के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बड़ी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ। ये जो अभी आप कह रहे हैं ना, कमेंट्स लेने पड़ते हैं, ये रिवर्स हो गई बात। अभी आप देख लें, जो काम जिनके जिम्मे किए गए थे आहिस्ता आहिस्ता हटा दिए गए। फर्द जुर्म जिसने तैयार करवाई थी सारा मामला, FIA का वो अफसर जिसने पेश होना था पिछले अपना सैटरडे को, जिस दिन ये बने प्राइम मिनिस्टर, उसको हटा दिया गया, जितनी मेहनत करके सारे मामला तैयार किए थे। इस तरह नैब से भी बंदों को हटाया जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी आप देख लें, जिनकी पेशियां नैब की फिक्स हुई हैं, वो सारी की सारी वापस आ रही हैं इन लोगों के। तो वो तो अब देखें, नैब वालों को भी पता चल गया कि ये असल बंदा कौन है। माजर के साथ मुझे एक साहब बता रहे थे, आप सुन के हैरान होंगे कि मौजूदा चेयरमैन ही इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, वो तो देखें, हमारे यही तो मुल्क की है, कोई मोरालिटी नहीं है, उन्हें नौकरी नजर आती है। कोई एक डॉक्टर रिजवान जो एक बड़ा अपराइट ऑफिसर है, उसने सारी इंक्वायरी की है। जी जी, जिस दिन अभी टेकअप भी नहीं किया था, उसको छुट्टी पे भेज दिया। आई मीन, ये कौन सा मुल्क है? ये क्या हम ये जमहूरियत की बात करते हैं? क्या हमें जमहूरियत पसंद भी है कि नहीं है? क्या डायनास्टिक पॉलिटिक्स है? बेटा चीफ मिनिस्टर पंजाब लड़, अभी तक वो लड़ मार रहा है कि मुझे CM चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका वालिद है, और दोनों को एक को 16 को, एक को 11 तारीख को इंडेक्स करना था। इसके केस के अंदर 16 अरब रुपया 2+2 कंप्राइज्ड है। यू कैनॉट डिनाई इट। तो आपने जिस तरीके से किया, ये मेरे ख्याल में अवाम, सिर्फ ज्यादा अवाम को, इमरान को हटाने का नहीं है, अवाम को गुस्सा इस बात है कि ये इस तरह के लोगों को, जिनको 3 साल से आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि ये चोर, ये बात ये है। हमारी सबसे बड़ी डायकोटमी जो पाकिस्तान की वो ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो रियासत के साथ उसकी लॉयल्टी है, जो कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो बिल्कुल हमारी डिवाइड हो चुकी है। एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो A पार्टी के साथ है, दूसरी B पार्टी के साथ। हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस? आपकी जो है वो पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी, आप पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान के मुलाजिम है। नंबर 2, इस वक्त अगर इन पैसे अभी तो कोर्ट में चले गए हैं, अभी एक और अगर हाई कोर्ट को गलत डिसीजन देता है, एक और इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई नॉट के जो एक इलेक्शन किया CM का, जो एक अन्य तरीके से किया, बाहर बैठ के, ना सेक्रेटरी था, ना डिप्टी सेक्रेटरी था, ना कोई सा इलेक्शन करवा दिया तो गया। रिवर्स हो जाना चाहिए। हारिस नवाज साहब अब ये कह रहे हैं?
नहीं, वो उनको ये करें कि दे शुड हैव अ जनरल अगेन, दोबारा इलेक्शन करें हाँ सही, और ठीक प्रॉपर है, तरीके से करें, जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लें। आई थिंक ये सबसे एक इस बुरहान, आईनी बुरहान से निकालने का तरीका यही है ठीक कि है। ऑर्डर करें जी कि दोबारा जनरल इलेक्शन करें, या इलेक्शन करें असेंबली का, पंजाब असेंबली का, जो जीता है वो आ जाए। दैट सही, विल, आई ठीक थिंक, है, ठीक है। इसी पॉइंट पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। लाहौर में भी आज जलसा किया जा रहा है और उस हवाले से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुश्किलात भी हैं, एक तो तोशा खाना से रिलेटेड और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है। एहतशाम साहब, ये तोशा खाना के मामले पर अगर आप आ जाएँ तो ज़ाहिर है कल अदालत की जानिब से भी इस पर बात हुई कि ये ओपन होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, ये तोशा खाना का मामला अगर ओपन होता है तो सियासी तौर पर कोई नुकसान हो सकता है उनको? सोनिया, जब से आपने देखे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में इसको रूल्स को बेंड करके अपने हिसाब से 15% करके आप लेके जा सकते हैं, हुआ फिर इनके ज़माने में 50% भी हो गया। अब वो यही कह रहे हैं कि जितने 111 तोहफे लेके गए हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। बहरहाल एक गन की बड़ी बात हो रही थी, स्पेशल गन की, मरियम औरंगज़ेब कहती लेके चले गए। आज वो तरदीद आ गई कि वो तोशा खाना में पड़ी है, इमरान खान साहब घर नहीं ले गए। सोनिया, बात इखलाकी हो गई है। अब देखें, अब हम पहले भी प्रोग्राम से पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आरिफ साहब, ये लोग जो लार्जर दैन लाइफ देखे जाते हैं, वो लोग कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं करते अपने लीडरों के साथ कि जी वो उनमें कुछ हुक्म हो। मैंने सोनिया को याद कराया कि गालिबन आपको भी याद होगा, 2000 की बात है, अमेरिका में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट आए थे रिपब्लिकन। उनका नाम था टॉम राइस जूनियर, थॉमसन जूनियर के नाम से, वकील भी, पॉलिटिशियन भी, आज भी है रिपब्लिकन। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब वो लग रहा था कि ये बंदा जो है ना ये सदर बन जाएगा। फिर एक तस्वीर छपती है कि वो बीच पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ एक खातून के साथ बैठे हुए हैं, उनकी गोद में बिठाया उन्होंने, और उसके बाद से सूरत हाल ये थी कि एकदम पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो गई। अभी वहाँ पे लोग इन चीज़ों को माइंड नहीं करते, लेकिन अपने लीडर को कहते हैं कि वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब से भी लोग यही तवक्को करते हैं। जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक से सवाल पूछा जाता था, ये आपने कमीज़ दो टुकड़े मिले थे, आपको एक मिला था, आपने कैसे बनाई? तो लोग इसीलिए इनसे सवाल करें। दूसरा, मैंने इनको मिसाल दी थी, वो काजी अपना सैयद मुनव्वर हसन मरहूम जो है वो जमात इस्लामी के चीफ़ होते थे, आर साहब उनकी बेटी की शादी हुई और सारे लोग आए। वो जब शादी हुई तो अमीर जमात इस्लामी थे, तो सारे जहाँ के लोग उनके पास आए, बड़े बड़े कहते हैं महंगे तोहफे दिए गए। जब कहते हैं शादी की तकरीब ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी ये तोहफे जो है ना ये मुनव्वर हसन को नहीं मिले, अमीर जमात इस्लामी को मिले हैं, लिहाजा ये सारे के सारे बैतुल माल में जमा होंगे। एक चीज़ भी उन्होंने नहीं लेने दी। तो सवाल तो ये ना कि इमरान खान जैसे आदमी से लोग तवक्को करते हैं जिनका बड़ा नीट एंड क्लीन कैरियर है, उनके ऊपर एज सच कुछ धब्बा नहीं है कि उन्होंने करप्शन की है। मुझे भी अगर ज़ाती तौर पे पूछे तो मैं भी यही कहूँगा कि उनको नहीं रखने चाहिए थे। वैसे तो आप देख लें नवाशी साहब ने किया, जरदारी साहब ने किया, अब उसके बाद आप देख लें मुशर्रफ ने किया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया, अपने क्या कहते हैं शौकत अजीज़ साहब ने किया। सब ने जो कहते हैं ना ये पैसे लेके गए, ये चीज़ें थोड़े थोड़े पैसे दे के गए, जबकि इनके पास बेताशा पैसे हैं। शौकत अजीज़ साहब हमारे दोस्त भी हैं, उनसे बड़ा गिला है कि एक एक लेक्चर के पता नहीं कितने पैसे वो लेते हैं। दुनिया के बेशुमार जगहों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हैं, वो मुल्कों के लिए काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इतना पैसा आप सोच नहीं सकती। न्यूयॉर्क में उनका अपार्टमेंट है, आप उनका लंदन में उनका अपार्टमेंट है, सेंट्रल लंदन में। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह है कि ये लस्ट और लालच, जिस बात का ब्रिगेड साहब लोगों को दुख हुआ है इमरान का, ये लोगों को बात हजम नहीं हो रही। आपको भी यही लगता है सर? वो बड़े लेक्चर भी देते हैं इमरान खान साहब, रियासत मदीना की बात करते हैं, खुद उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ऐसा है नहीं, तो ये एहतशाम साहब जब हाई मॉरल ग्राउंड की बात आती है तो ये नहीं होना चाहिए था? देखें, हाई मॉरल ग्राउंड की अगर बात है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज लोग उनसे डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 2 बात यह है कि मॉरल की तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको उछाल रहे हैं, तो या तो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है कि जी उनकी सारी चीज़ें निकालें, तो हाई कोर्ट को जो ये नज़र आता है पीटीआई पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, वो तो नज़र नहीं आता। इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपको किस तरीके से गनिंग की जा रही है। इमरान खान ने बिल्कुल गलती कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर साथ ये देखें कि जो उनके घर के पास सड़क बनी है उनको चाहिए कि वो रिकॉर्ड भी मंगवा लें, अगर फेंसिंग की है वो किसने की है, क्या उन्होंने ये पैसा वहाँ मजबूर हो गए कि मैं सरकारी पैसा नहीं लगाऊंगा, अपना लगाया, तो ये भी वेरीफाई करें। आई थिंक प्रॉपर प्रूव करें
और इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया मरियम औरंग ने कि ये वो एक क्लेशनकोफ है गोल्ड की और वो ले गए हैं, वो वहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा इसका मतलब है कि इमरान खान ने कोई और फाइनेंशियल करप्शन नहीं की है। अगर होती तो इतने 3 महीने साल में वो इसके लिए निकाल के भी बैठे होते, वो भी बात नहीं है। तो आई थिंक इस तरह की देखना चाहिए क्या। फिर उसके बाद जब वो अमेरिका जाते थे, कहाँ जाते थे, कितना खर्च किया वर्सेस पीपल्स पार्टी और पीएमएल का, वो भी जरूर देखें। लेकिन गनिंग जो है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन में पाकिस्तान कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। आप एक इंसाफ खुशी पर हैं, आपका काम इंसाफ करना, और फिर या आप कहते हैं जी जेल लेकर आओ, सबको चेक करें। अगर आप कह रहे हैं मेरा तोहफा है, मेरी मर्जी है, खान साहब ये कह रहे हैं। तोहफा उन्होंने अच्छा देखे 15% बढ़ा दिया। उसके बाद जब आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, मॉरली यस, मॉरली बिल्कुल साहब लेना ही नहीं चाहिए था। एक वाई टू गिव अ चांस, जबकि लोग आपके शीशे के घर में पत्थर मारने के लिए बैठे हुए। हाँ, इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ मॉरली आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन ऐसे कोई इनको नुकसान नहीं हो सकता सियासी तौर पर। मेरा नहीं ख्याल लीगली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये जरा दोबारा अगर इस पर आए, तारिक फातमी साहब से ये खारजा उमूर का जो कलमदान वापस ले लिया गया है, ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो को भी बड़ी उसमें तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही थी कि वो लंदन गए, तो सर आपको लगता है इसी की एक कड़ी है और ये बड़े खुलकर अब चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं? देखिए, अगर आप उनको फॉरेन मिनिस्टर बना रहे हैं तो स्टेट मिनिस्टर तो एना रमानी को आपने बना दिया, ज़ाहिर उनकी पार्टी की हैं। हाँ। वैसे तो वो फॉरेन मिनिस्टर भी बन गई थी, अब वो स्टेट मिनिस्टर बनी है, जूनियर वज़ीर बनी है। अब बिलावल भुट्टो अपने होते हुए फॉरेन मिनिस्टर होते, अगरचे अभी कहा जा रहा है कि जी बल्कि आएंगे, बहुत सारी चीज़ें तय करनी है, गवर्नर पंजाब, सदर और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको याद है कि इनका नाम भी आ गया था गवर्नर पंजाब के लिए, उनके जो हैं अहमद महमूद साहब, लेकिन कहा जा रहा है कि नून वाले कहते नहीं हमारा होना चाहिए, इस तरह की बातें आ रही। वो बहुत सारी चीज़ें तय करने गए हैं नवाज साहब के साथ। अब देखते हैं, अभी देखते हैं, तय नहीं होती तो और बात है। लेकिन एक चीज़ सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे है, वो किसी सूरत में तारिक फातमी साहब को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे। आपको याद है कि सारी दुनिया में लॉबिंग फर्म काम करती है, हमारे यहाँ भी करती हैं, बेनज़ीर मरूमा के नाम पे ज़माने में भी होता था, नवाज साहब के भी। अभी एक साहब हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जिनका नाम है हुसैन खानी, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने उनको सफ़ीर बनाया था। लोग कहते हैं अगर कोई लॉबिंग करवानी है, कुछ और करवाना है तो वो इसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे इनको। वो तारिक फातमी साहब को इस काम के लिए क्यों रखेंगे? एक दूसरी बात यह है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो नवाज़ साहब के साथ भी रहे हैं, बड़ा अच्छा रहे हैं, और आपको याद है कि नवाज़ साहब ने तो उनको अपने आखिरी वक्त में अमेरिका का सफ़ीर भी बना दिया था, लेकिन बाद में उनकी हुकूमत ही चली गई तो वो नहीं बन सके सफ़ीर तारिक फातमी साहब अमेरिका के। अब सवाल यह है कि जी ये इख्तलाफात अपनी जगह हैं। बाय द वे आज उन्होंने उनको तो मनवा लिया, जो खबर आ रही थी अख्तर मैंगल साहब को, वो आने के लिए तैयार हो गए। वो जो कह रहे थे कि वहाँ पे एक वाक़े की तहकीकात कराई जाए, वहाँ पे एक मिसहैप हुआ है बलोचिस्तान में, वो इससे हट गए कि इंक्वायरी करवाने की बात उनको तो लगता है शहबाज साहब ने राज़ी कर लिया। इस मसले पे मेरा ख्याल है इनके इख्तलाफात होंगे। तारिक फातिमी साहब बड़े क्लोज़ आदमी हैं शहबाज अपने नवाज़ी साहब के, और ज़ाहिर है नवाज़ी साहब ने उनको कहा होगा कि जी आप इनको रखें अपने साथ। वैसे तो बहुत से हवालों से हमने देखा कि कई शहबाज साहब जिन लोगों को पसंद करते हैं नवाज़ साहब नहीं पसंद करते, लेकिन कहते नहीं हैं एक दूसरे को, और जब बात आती है किसको रखना है किसको नहीं रखना अपनी मर्ज़ी की जाती है। तो इन द फर्स्ट प्लेस तो ये एम्बेरसमेंट तो हुई है तारिक फातमी साहब के लिए, उनको ये कहा गया कि जी आप हटें। अब यह कि उनको स्पेशल असिस्टेंट किस बात का बनाएंगे, आप फॉरेन अफेयर से हटाने के बाद रखेंगे, स्पेशल असिस्टेंट हैं अभी तक वो, लेकिन अब वो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात ठीक है। अच्छा अब जरा आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर? आप जरा स्माइल में देख रही थी, मैंने कहा शायद कोई बात करना चाह रहे हैं हारिस नवाज साहब। सोनिया इसमें अभी बहुत चीजें होनी है, ये कभी इकट्ठे रह ही नहीं सकते हैं। कभी एक निकल रहा होगा वजारत से, कभी एक पार्टी निकल रही होगी, कभी दूसरी निकल रही होगी, यही होता रहेगा और इसी में इनके 3-4 महीने गुजर जाएंगे। इसी दौरान में इमरान का ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, इनका नीचे होता जाएगा। मैं आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, सिर्फ मुझे ये बता दें ये जो आ रहे थे इन्होंने अवाम को या एहतशाम साहब को या आपका कोई ऐसा सोल्यूशन दिया था कि आगे क्या करेंगे, व्हाट डू दे वांट टू कम? क्या वो आके बहुत बड़ी दूध की नहरें ले आएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लेंगे, डॉलर को 100 रुपये पे ले आएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस और कम कर देंगे जो कि अभी मई में बढ़ जाएंगी? ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, इनका अभी दिन ब दिन ग्राफ नीचे होता जाएगा। सही, ये इन्होंने बहुत गलती की है, ये तो नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब तो फिर इसी पर मजीद जरा बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, कल जब प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया काबीना के पहले इजलास से, तो उन्होंने कहा हमारी जो कैबिनेट है वो वार कैबिनेट है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इन मसाइल से हम जंग लड़ेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि कौमी खजाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि ये कोई मुआशी प्लान लेकर आएंगे? IMF के साथ मुज़ाकरात भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ बेहतर होगी सूरत हाल? सोनिया, इमीडिएटली तो जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो स्टेट बैंक के हैं, उसमें जितनी तेज़ी से कमी आई है, 4-4.5 बिलियन डॉलर निकल चुका है। असद उमर साहब तो ये बार बार बात करते हैं, ये सब कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से। और असल बात यह है कि ये कर्ज़े आपने वापस भी करने हैं, किसी की जेब में नहीं गए, उनको देने पड़ रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि 1 बिलियन डॉलर का मामला तय हो जाए, ये हमारा जो प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है IMF के साथ रिवाइव हो जाए। अब कहा जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये थोड़ा सा हिंट दिया है कि हम एक बड़े प्रोग्राम में भी जा सकते हैं IMF के। ये ख़त्म हो जाएगा 2023 में। अभी 3 बिलियन मिले हैं, 3 बिलियन और चाहिए। तो बड़े प्रोग्राम में जाने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बड़ा आगे चला जाएगा। उसके लिए 9 बिलियन डॉलर तो आपने जून तक वापस करने हैं, 3 बिलियन फौरी तौर पे वापस करना है पैसा आपने जो जिन लोगों से लिया हुआ है। अब सवाल ये है कि जी इस सारे मामले में जाहिर है वो बाहर जा रहे हैं, लोगों से कहेंगे। मिफ्ता इस्माइल तो ओपनली कहते हैं कि जी हमें मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, चाइना से कहना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जी आपके एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में इंपोर्ट्स सबसे ज़्यादा हो गई। अब इस वक्त तो आप देख लें 85 बिलियन डॉलर तक की कहते हैं आपकी इंपोर्ट्स जो है ना वो जून तक पहुंच जाएंगी। मुकाबलातन आपकी देखें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 35 बिलियन से ऊपर नहीं गई हैं। तो नतीजतन ये गैप इतना ज़्यादा हो गया, कैसे पूरा होगा? ये आपको 45 बिलियन से ज़्यादा का गैप बन जाता है ट्रेड डेफिसिट, वो कैसे पूरा होगा? फिर ये जो इनफ्लोज आउटफ्लोज जिसको हम कहते हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, कितना पैसा आ रहा है बाहर से, डॉलर में कितना जा रहा है, वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है कि अब इनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। ये आ रही है कि IMF ने 5 कड़ी शराइत आयद कर दी हैं जो मुज़ाकरात, लेकिन वो साथ साथ यही कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जी ये 2 शराइत ख़ास तौर पे जो उनकी हैं इनके हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से, ये उनको कहलवा के बात करके मनवा लेंगे ताकि इस पर वो अपनी शराइत को नरम कर सकें। लेकिन बहरहाल ये ट्विन डेफिसिट जो बजट का खसारा है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये इनके लिए एक मुसीबत बन रहा है। और तीसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि रेवेन्यू जो है ना वो कितना बढ़ना चाहिए वो उतना बढ़ नहीं रहा। वैसे तो अभी जो डेफिसिट आ रहा है 4000 का इसका था रेवेन्यू का टारगेट, वो आप देख लें 5600 हो गया। कहा जा रहा है ये 6600 हो जाएगा बाय द टाइम 30 जून आता है। तो बड़ी हॉरिफाइंग सी पिक्चर है। पैसा कहाँ से आएगा? मेरा ख्याल है सोल्यूशन सबके लिए है कि क्योंकि कुछ कर पाए नहीं तो नतीजा तो इनको चाहिए अर्ली इलेक्शन की अर्ली इलेक्शन की तरफ। तो हारिस नवाज साहब, आपको भी लगता है यही, क्योंकि ये इनकी जो पूरा का पूरा नैरेटिव था ना तहरीक अदम एतमाद के पीछे, वो भी यही था कि महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही उस वक्त की गवर्नमेंट। तो अभी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं। डॉलर जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, रुपया स्टार्ट के दिनों में हमने देखा मुस्तहकम हुआ, फिर वही सूरत हाल। तो ये चैलेंज आपको लगता है कि ये चाहे ये जो जलसे जुलूस इमरान खान साहब का नैरेटिव ना बिके, ये उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस होगी यही इनको मजबूर कर देगी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाने के लिए? दोनों चीज़ें मजबूर करेंगी। नंबर 1 इमरान खान के जलसे जुलूस, लोगों का एक बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ इकट्ठा होना। नंबर 2 इनकी इनएफिशिएंसी। ठीक है, आई डू एग्री के शहबाज जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, वो बहुत वर्कॉलिक हैं काम, लेकिन बाकी टीम क्या करेगी? वो क्या इनमें से करने के लिए है? आपने उनके देखें सिलेक्शन ऑफ के मिनिस्टर देखें जिन डिपार्टमेंट में रखे हैं, उनका कोई कंपैरिजन है? उनको ABC का नहीं पता, कुछ लोग जो हैं, नॉट ऑल। नंबर 3 कि आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस में इस वक्त हैं, क्या उसको आप पूरा कर लेंगे? आप नहीं कर सकते। मुफ्ता इस्माइल ने बड़ा क्लियर कह दिया, इवन आपके शायद फकान अब्बासी ने बड़ी क्लियर बात कर दी है। जब आपको ये प्रॉब्लम थी तो इनका एडवाइज़र मुझे नहीं समझदा कौन था। आप 4 महीने वेट करें और अगले इलेक्शन में कम विद मेजॉरिटी। आप हमें अगर याद हो तो हम हमेशा माजरत के साथ मसला ये था आरिफ साहब के केसेस से जान छुड़ानी थी। अब तो कह रहे थे कि ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, बंदे अंदर जाएंगे। तो अभी भी यही होगा। वो सिर्फ ये 2 काम करेंगे जो उन्होंने अपने केसेस को ठीक करना है, ECL से लोगों को निकालना है, जिस दिन ये हो जाना है फिर अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, उसके बाद अलाउ कॉल हो जाएगी। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम। फिर पाकिस्तान का क्या होगा? Who is worried about Pakistan? That is my question is, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। मुल्क को तो दिवालिया करके जा रहे हैं आप। तो पहले देखें 2 महीने से कोई डिसफंक्शनल कैबिनेट थी, अभी स्टार्ट हुई है, उनको 2 हफ्ते लगेंगे समझने के लिए। दिन ब दिन एक दिन मुल्क के लिए जो है वो बड़ा खतरनाक है, मुश्किल हालात हैं। इसलिए अगर इस वक्त स्टेबिलिटी रहती
तो पीटीआई का ग्राफ जा रहा था, इनको इसमें टिकट लेने वाला कोई नहीं आना था। और आप पीडीएम को ये देखेंगे वैसे कि फायदा उनका हो गया है जो- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनके ये भी वो वैसे मिसाल हारिस है। नवाज साहब उन्होंने जो भी वादे दावे किए हुए थे इतने बड़े बड़े, वो लग नहीं रहा था कि वो 5 साल में पूरे कर लेंगे। अब उनके बिल्कुल, पास एक यही- बात ये कहने को हो जाएगी कि हमें मुद्दत पूरी करने दी जाती तो हम कुछ करते। और दूसरा ऐसा वो जो बात हो रही है सुरंगें बिछा के गए बारूदी हाँ, सुरंगें, वो 20,000 अरब रुपए का इनने 3.5 साल में जो कर्जा लिया है, यही बात वो कहते थे 15,000 उन्होंने लिया है, 10,000 पीपल्स पार्टी ने लिया है, 15,000 लिया था शाम माजी साहब ने। शाम साहब, बात यह है कि उन्होंने $40 बिलियन का कर्जा लिया था, $29 बिलियन उन्होंने भी नहीं दे सकता। हाँ। रिलीफ तो आप भूल ही जाए ना। आप अगर ये कम से कम बोझ भी डालें, जैसे इमरान खान साहब ने किया था कि जी उन्होंने तेल महंगा करने की बात रोक दी थी कि जून तक नहीं, वही प्राइसेस रहेंगी। अब ये कहते हैं बड़ा जुल्म किया गया था, हमने 65 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी पिछली हुकूमत ने। अब वो कहते हैं लेकिन अगर यही फैसला करें बरकरार रखा 100 अरब रुपये हम एडिशनल हम कहाँ से लेके आएंगे सब्सिडी के तौर पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असल बात यह है कि जी जब तक अपने पाँव पे आप नहीं खड़े होते, अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होती, अपने रिसोर्सेज नहीं बनते, हम मांग तांग के गुजारा करेंगे। हमारी मुश्किलात हर 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद यही हो जाती है। सही सूरत हाल यही रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।